गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप कि आप सबने दिवाली को बहुत इन्जॉय किया होगा और काफ़ी अच्छी दिवाली आपकी बीती होगी। इसके अलावा आई रियली विश कि जब अगली दिवाली आए तो आप घर पे ना हो बल्कि आप अपनी जॉब लोकेशन पे हो उस टाइम, और फिर आप छुट्टी लेके घर वालों से मिलने आए, तो वो जो फीलिंग होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सबके लिए प्रे करती हूँ कि सारे लोग अगली दिवाली आने के पहले पहले सेटल हो जाएं, ठीक है। तो इधर हमारा 2-3 दिन का लॉस हो गया है, बट आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। धीरे धीरे करके मैं आपके सारे क्वेश्चंस को कवर अप करा दूंगी, उसके लिए बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो लिखा हुआ है 14th और 15th, मीन्स हम 14th और 15th ऑफ नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे आज। लेकिन स्टिल हमारा कौन कौन सा डे मिस हुआ है? 12, 13, 14 और आज 15 है, राइट। तो ये जो वीक रहेगा इसमें हम लोग रिवीजन पे कम फोकस करेंगे, उसकी जगह पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उनको बढ़ा के रखेंगे, ताकि जितने भी क्वेश्चंस 12, 13 और 14 में इंपॉर्टेंट गुजरे हैं उनको हम कवर कर सकें। तो इसी तरह आज की जो वीडियो रहेगी इसमें आपको रिवीजन स्लाइड नहीं मिलेंगी, इसमें सिर्फ हम ज़्यादातर जो 14, 13 और 12 के क्वेश्चन हैं उनको इंक्लूड करके रखेंगे। साथ ही कोई यहाँ पे कॉमेंट्स में ये नहीं कहेगा कि 13 का ये वाला क्वेश्चन मिस हो गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस वीक में हम सारे दिन के करंट अफेयर्स पूरे कर लेंगे। तो सैटरडे संडे के बाद अगर कोई क्वेश्चन मिस होता है तो वो आप मेंशन करिएगा, लेकिन तब तक आपको पेशेंट रहना है। इस दौरान जो भी क्वेश्चंस मिस आउट हुए हैं उनको हम लोग इसी वीक में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा ट्रस्ट रखिएगा मेरे ऊपर, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन एक रिपोर्ट के बेसिस पे है। एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 Global TB Report, which country accounted for the highest number of TB cases in the world in 2022? तो WHO की 2023 की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट हाल ही में जारी हो गई है। आपको बताना है कि किस कंट्री से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टीबी के केसेस हमें मिले हैं पूरी दुनिया में, और ये डेटा 2022 के मुताबिक है। तो यहाँ पे बहुत ही सैडली हमें कहना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी केसेस कंटेन किया इन द वर्ल्ड इन 2022, जिससे कि रिप्रेजेंट हुआ है कि 27% का ग्लोबल बर्डन हमारी वजह से है बिकॉज ऑफ टीबी, और ये रिवील हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट में, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में फर्दर इन्होंने बताया कि इंडिया ने 2.8 मिलियन टीबी केसेस रिकॉर्ड किए हैं 2022 में, और जिसमें कि केस फेटेलिटी रेशियो जो है वो 12% पे रहा। तो ये जो डेटा इन्होंने कलेक्ट किया वो 192 कंट्रीज़ को एग्जामिन करके किया, और इसमें ये भी इन्होंने रिवील किया है कि 7.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि डायग्नोज हुए हैं टीबी से इन 2022, ठीक है। तो क्योंकि ये रिपोर्ट WHO की है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी रिपोर्ट आपके एग्जाम में पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल WHO, IMF, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा ऑक्सफैम तो इनकी फेवरेट है, इसके अलावा नीति आयोग की रिपोर्ट जो भी रिलीज होंगी। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनकी रिपोर्ट पे थोड़ी सी नज़र आपको रखनी होगी, ठीक है। तो इनके मुताबिक इंडिया में सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस सामने आए 2022 में, ओके। यहाँ पे मैं आपको 2 रिपोर्ट के बारे में और बताना चाहूँगी। सबसे पहले यहाँ पे एक रिपोर्ट है जिसको आप सोफ़ा कहते हैं। सोफ़ा आपके घर पे बैठने वाला सोफ़ा नहीं है, फुल फॉर्म इसका है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। और ये रिलीज करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर्स है रोम, इटली में, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि ऑल्दो करंट एग्री फूड सिस्टम जो है उससे नॉरिशमेंट प्रोवाइड हो रहा है और इकोनॉमी को सस्टेन करे हुए है, लेकिन फिर भी कुछ ह्यूज हिडन कॉस्ट हैं हेल्थ और एनवायरनमेंट के ऊपर, और इनकी वैल्यू है $10 ट्रिलियन एट लीस्ट एनुअली, ठीक है। तो ये जो फिगर है इससे ये पता चलता है हमें कि 10% ऑफ GDP ये रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू द 2023 एडिशन ऑफ द रिपोर्ट, जिसमें कि इन्होंने 154 कंट्रीज को कवर किया, ठीक है। तो ये बात भी मैंने आपको बहुत बार बताई है कि इनसाइड द रिपोर्ट क्या है ये आपके लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। ये थोड़ा सा मैं समझाने के लिए आपको बता देती हूँ ताकि आपको पता चले कि आपकी इकोनॉमी में क्या हो रहा है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड होकर बिल्कुल ही पढ़ना चाहते हैं और सिर्फ वनडे एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं तो आप ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली याद रखिएगा, सोफा नाम की रिपोर्ट मतलब स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर नाम की रिपोर्ट रिलीज करी थी FAO ने, ठीक है। सेकेंड रिपोर्ट है यहाँ पे रिगार्डिंग प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट को जारी करती है, तो ये है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ओके। इसमें इन्होंने वार्निंग दी है
कि जो ग्लोबल फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन है अगले 7 सालों के अंदर अंदर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये एक्सीड कर जाएगा मोर दैन डबल द लेवल्स जो कि रिक्वायर्ड हैं टू स्टे विद इन द क्लाइमेट गोल्स जो कि आउटलाइन हुए थे 2015 के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में। ठीक है, तो ये बहुत ही डराने वाली बात है। यहाँ पे बस ये याद रखने वाली बात है कि प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये किसी और दिन का रहा होगा, सेकंड और थर्ड जो मैंने यहाँ पे कराया है ये हो सकता है पुराने जो 2 दिन हमारे छूटे हैं उनमें से हो। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम लोग सारे करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे, परेशान मत होइएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड ब्रांड ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड? तो जो नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है उसके लिए एक रिसेंटली लॉन्च्ड ब्रांड है, उसका नाम क्या है आपको ये बताना है। सबसे पहले हमारे कोऑपरेशन मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। इन्होंने लॉन्च किया है भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को। ये न्यूली लॉन्च नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की ब्रांड है और इसमें लगभग 20 प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होंगे इन द मार्केट बाय दिसंबर 2023 और इसके लिए जो नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है ये पास करेगा 50% ऑफ इट्स प्रॉफिट जो कि अर्न होंगे ओवर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ एनी क्रॉप डायरेक्टली किसको? बैंक अकाउंट ऑफ द फार्मर्स। ठीक है, जो भी फार्मर्स हैं उनके बैंक अकाउंट में 50% ऑफ द प्रॉफिट सीधा सीधा जाएगा, जबकि जो रेस्ट 50% है उसको यूज़ किया जाएगा फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में अपनी एक नई ब्रांड लॉन्च करी है और इसका नाम इन्होंने रखा है भारत ऑर्गेनिक्स। अच्छा, यहाँ पे अगर कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात हो ही रही है तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी रिलेटेड न्यूज़ थी। तो जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है एक्चुअली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, इन्होंने हाल ही में एक प्रपोजल अप्रूव किया है जिसमें ये बात हुई है कि 50% का इंक्रीमेंट हो जाएगा कोटा में जो कि एलोकेटेड होता है टू द मेंबर्स इन प्रपोर्शन टू देयर करंट कोटा। ठीक है, और ये जो प्रपोजल है ये अब कंसिडरेशन के अंडर चला गया है और अब ये इफेक्टिव हो जाएगा बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। मतलब एक बार ये इसको रिव्यू करेंगे और अगर वो अप्रूवल देते हैं तो फिर इफेक्टिव हो जाएगा एज अ पार्ट ऑफ कंक्लूडिंग द 16th जनरल रिव्यू ऑफ कोटाज। तो प्रेजेंटली अगर बात करें तो इंडिया का जो कोटा है ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स उसके मुताबिक हमारा शेयर है 2.75% का। इसी के साथ ये 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग कंट्री है इन द IMF। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोटा ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो आजकल चर्चे में है ये किस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है तो याद रखिएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्लेज्ड $553 million फंडिंग फॉर विच इंडियन प्रोजेक्ट? यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने $553 million देने का वादा किया है किस इंडियन प्रोजेक्ट के लिए? तो ये जो बॉडी है ये इतना अमाउंट प्रोवाइड करेगी फॉर द कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्रोजेक्ट और इसी के साथ ये पहली बार है जब यूएस गवर्नमेंट चूज कर रहा है किसी अदानी प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो जो DFC है मींस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये यूएस गवर्नमेंट की डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। तो ये कोलैबोरेट करती है विद डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स ताकि जो क्रिटिकल चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस किया जा सके इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो यही रीजन है कि यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने इतना अमाउंट देने का वादा किया है फॉर कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्रोजेक्ट। अच्छा, आज इंस्टीट्यूशंस तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे चौथे इंस्टीट्यूशन भी डिस्कस कर लेते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। एक्चुअली एक इंडियन डेलीगेशन है जो कि नीदरलैंड विजिट करने गया टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम मीटिंग। इसके बारे में अगर आपको याद हो मैंने सैटरडे को बताया था। ये एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि क्रिएट किया जाता है एट द इनिशिएटिव ऑफ WHO। बेसिकली ये WHO का इनिशिएटिव है जिससे कि जो एक्सेस टू मेडिसिन एंड अदर हेल्थ टेक्नोलॉजीज हैं उसको इंक्रीज किया जा सके। तो इंडिया और नीदरलैंड्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट साइन किया है जिससे कि वो कोऑपरेट करेंगे मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन में, साथ ही जो क्वालिटी है मेडिकल प्रोडक्ट्स की उनको भी इन्हांस किया जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम WLPF किस इंस्टीट्यूशन का इनिशिएटिव है? याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो ये कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जिनको मैंने यहाँ पे क्विकली मेंशन कर दिया, ये पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हेनले एंड मेरक ऑब्जर्वेटरीज आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो हनले एंड मेराक ऑब्जर्वेटरीज जो हैं ये लद्दाख में लाई करती हैं और ये जानी जाती हैं फॉर कैप्चरिंग इमेजेस ऑफ द नाइट स्काई
आजकल क्यों चर्चे में हैं? क्योंकि हाल ही में इन्होंने विटनेस किया एक अनयूजुअल अकरेंस इन इंडिया, जिसमें कि इंटेंस रेड ऑरोरा हमें देखने को मिला। ठीक है, ऑरोरास क्या होते हैं? ये एक तरह के कैप्टिवेटिंग डिस्प्लेज होते हैं वाइब्रेंट लाइट्स के इन द नाइट स्काई। टिपिकली ये कब अकर करते हैं? जब सोलर पार्टिकल्स इंटरैक्ट होते हैं विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ट्रेडिशनली ये जो फेनोमेना है ये ऑब्जर्व किया जाता है अर्थ के पोल के साइड पे, लेकिन ये इस बार हमें लद्दाख में मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये ऑब्जर्वेटरीज कहाँ पे लाई करती हैं? आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच टेक्नोलॉजी कंपनी पार्टनर्ड विद Amazon वेब सर्विसेज टू लॉन्च जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस्ड इनोवेशन लैब इन इंडिया? कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने Amazon वेब सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप करी है, जिसके बाद ये लॉन्च कर रहे हैं जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस्ड इनोवेशन लैब इंडिया के अंदर? तो ये है IBM। IBM अपनी पार्टनरशिप एक्सटेंड कर रहा है विद Amazon वेब सर्विसेज, और ये लॉन्च करेंगे एक इनोवेशन लैब अपना, कहाँ पे? बेंगलुरु सिटी में, जिससे कि जो म्यूचुअल क्लाइंट्स हैं उनको हेल्प मिल सके कि वो बेहतर वैल्यू डिराइव कर सकें फ्रॉम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो फर्स्ट इनका इनोवेशन लैब है ये ओपन टू क्लाइंट्स रहेगा फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिससे कि एक्सप्लोर कर सकें ज्वाइंट IBM AWS सॉल्यूशंस को और प्रोटोटाइप्स को टेस्ट कर सकें। साथ ही प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेंगे अक्रॉस इंडस्ट्रीज लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड हेल्थ केयर एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा IBM। नेक्स्ट है, एज पर द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन स्टडी विच कंट्री हैड द हाइएस्ट राइज इन पेटेंट फाइलिंग बाय रेसिडेंट एप्लीकेंट्स इन 2022? वीपो के स्टडी के मुताबिक कौन सी कंट्री है जहां पे पेटेंट फाइलिंग में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिले बाय रेसिडेंट एप्लीकेंट्स? यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया। इंडिया के जो पेटेंट एप्लीकेशंस हैं बाय रेसिडेंट एप्लीकेशंस वो जंप हुए हैं बाय 31.6% इन 2022 एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, और ये लेटेस्ट स्टडी रिलीज की है विपो ने। तो ये जो राइज है ये सबसे ज़्यादा रहा किसी कंट्री के द्वारा, और 55,718 रेसिडेंट पेटेंट एप्लीकेशंस थे 2022 में। इसी के साथ इंडिया का जो नंबर है वो ग्रो हुआ है फास्टर दैन अदर कंपीटिंग कंट्रीज, जिसमें कि स्विट्जरलैंड वगैरह भी इंक्लूडेड हैं। स्विट्जरलैंड में ग्रोथ थी 6.1% की, चाइना भी इसमें इंक्लूडेड है, चाइना जो है इसमें ग्रोथ रही 3.1% की। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और UK जैसी कंट्रीज़ को भी हमने पीछे कर दिया, इनकी जो ग्रोथ थी वो 2.5% पे रही। ठीक है, तो इसी के साथ वीपो की स्टडी के मुताबिक हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस दिखे पेटेंट फाइलिंग के बाय रेसिडेंट एप्लीकेंट्स। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया। इंडिया एक वजह से आजकल और चर्चे में है। एक्चुअली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर्स जो है वो पेरिस में लाई करता है, इन्होंने एम्फसाइज किया है अपने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 की रिपोर्ट में, क्या एम्फसाइज किया है कि इंडिया का जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है, मतलब ECBC ऑफ 2017, जिसका स्पेसिफिक एम है कमर्शियल बिल्डिंग्स, ये डिस्टिंग्विश करता है इसको फ्रॉम अदर डेवलपिंग इकोनॉमीज, जहाँ पे जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसका फोकस है बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ECBC को इंट्रोड्यूस कराया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, और ये पार्ट था मिनिस्ट्री ऑफ पावर का। 2017 में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, और प्रेजेंटली अगर बात करें तो 23 स्टेट्स इंडिया के ऐसे हैं जिन्होंने रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कर दिया है टू इन्फोर्स द कंप्लायंस विद द ECBC। ओके, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि ECBC, जिसका फुल फॉर्म है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ये किस कंट्री के साथ एसोसिएटेड है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड डैश। तो सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी कुछ डिलेज फेस कर चुका है, हाल ही में इसका एक और सेटबैक हुआ है, और ये लोकेटेड है ऑन द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम स्टेट। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसने एक्सपीरियंस किया हिल साइड कोलैप्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डैम, जिसके बाद जो डेब्रिस था उसका डिपोजिशन हुआ इनटू इट्स रिजर्वॉयर। तो इसकी वजह से जो इकलौता ऑपरेशनल डाइवर्जन टनल था उसका ऑब्स्ट्रक्शन मिला हमें, और इसकी वजह से जो फ्लो ऑफ वाटर डाउनस्ट्रीम था ऑफ द डैम वो भी हाल्ट हुआ है इनटू द सुबनसिरी रिवर। और याद रखिएगा सुबनसिरी रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो आंसर है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टैटिक जीके क्वेश्चन है, याद रखिएगा कौन से 2 स्टेट के बॉर्डर पे है? तो आंसर है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश एंड असम। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर्स द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है तेजस।
तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये मैन्युफैक्चर करता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसका नाम है तेजस फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। तो किस वजह से आजकल चर्चे में है, क्योंकि HAL ने हाल ही में एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन कर लिया है विद CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। और ये जो एग्रीमेंट है इसका एम क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग है BMI इंजन बे डोर्स की उसको फैसिलिटेट करना ताकि मास प्रोडक्शन हो सके LCA तेजस MK1A एयरक्राफ्ट का। ठीक है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मैन्युफैक्चर करती है तेजस को, यहाँ पे आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है पूसा 44 विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच क्रॉप वेराइटी। तो पूसा 44 एक तरह की राइस की वेराइटी है और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब को डायरेक्शन दी है, ना सिर्फ पंजाब को बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान की गवर्नमेंट को, कि वो एंश्योर करें कि जो बर्निंग हो रही है क्रॉप स्टबल की उसको रोका जाए। ठीक है, इसमें इन्होंने ये भी मेंशन किया कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ पैडी है जो कि ग्रो की जाती है ज़्यादातर पंजाब में और ये मेजर कॉज है स्टबल बर्निंग का, और जो इसका रिजल्टेंट पॉल्यूशन है वो हमें देखने को मिल रहा है नेशनल कैपिटल रीजन में। ठीक है, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान ने इसके पहले बताया था कि जो पूजा 44 की वैरायटी है वो अगले साल से मे भी बैन कर दी जाएगी। ओके, तो ये एक तरह के राइस की वैरायटी होती है। अच्छा, ऐसे एमिशंस को क्या कहते हैं जो कि जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं और उनका जो एमिशन है वो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, तो इनको हम बोलते हैं अनअबेटेड एमिशंस। ठीक है, ये कब होते हैं, जब फॉसिल फ्यूल्स को आप बर्न करते हैं और जो रिजल्टिंग एमिशंस हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। उसके साथ जो ग्लोबल वार्मिंग का ऑनगोइंग एक्सेलरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको हम बोलते हैं अनअबेटेड एमिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है As per the recent reports, which tech company is associated with the large language model LLM that is known as Olympus? तो रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी टेक कंपनी है जो कि रिलेटेड है LLM के साथ जिसका नाम है ओलंपस। ये कंपनी है अमेजॉन। अमेजॉन ने हाल ही में अपने रिसोर्सेज को डेडिकेट किया है जिसमें वो ट्रेन कर रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल को जिसका नाम है ओलंपस, और ऐसा रिपोर्ट किया गया कि 2 ट्रिलियन इसके पैरामीटर्स होंगे और पोटेंशली ये जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉडल्स होगा इन डेवलपमेंट, जिसके बाद ये ओपन AI के GPT-4 को भी सरपास कर लेंगे और इसके जो है पैरामीटर्स टोटल अभी 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो अमेजॉन ने ऑलरेडी टीज किया है एक स्मार्टर एंड मोर कन्वर्सेशनल एलेक्सा को जो कि पावर्ड होता है बाय जनरेटिव AI एट इट्स फॉल इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अमेजॉन। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है जो यहाँ पे देख लेते हैं। ये रिपोर्ट जारी करी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसमें इन्होंने ये बताया कि हर 3 में से एक जो डेथ होती है फ्रॉम नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर, ये क्यों होती है, बिकॉज वो काम करते हैं अंडर द सन। ठीक है, मतलब सन के नीचे डायरेक्टली काम करने की वजह से ये डेथ्स होती हैं। और इसमें इन्होंने कुछ सजेशन भी दिए हैं कि हमें प्रिवेंट करना चाहिए इन सीरियस वर्कप्लेस हजार्ड को, और जो वर्कर्स की लाइफ इस तरह से रिस्क में है उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो एक एस्टिमेट के मुताबिक 2019 अकेले में लगभग 19,000 लोग ऐसे थे टोटल 183 कंट्रीज से जिनकी डेथ हुई फ्रॉम नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर, क्योंकि वो काम कर रहे थे आउटडोर्स में जाके डायरेक्टली इन द सन, और इसमें से मेजॉरिटी जो है वो मेल की रही लगभग 65% तक। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि WHO ILO की रिपोर्ट के मुताबिक जो हर 3 में से एक डेथ होती है फ्रॉम नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर वो किस फैक्टर की वजह से होती है, तो आंसर है वर्किंग अंडर द सन। WHO का हेडक्वार्टर्स है जेनेवा में और ILO का भी हेडक्वार्टर्स है जेनेवा में। नेक्स्ट है एज पर अ रिसेंट स्टडी अ कॉन्टिनेंट नेम्ड एज एर्गोलैंड सीमिंगली डिसअपीयर्ड फ्रॉम विच प्रेजेंट कॉन्टिनेंट। एक रिसेंट स्टडी ने रिवील किया है कि ये जो कॉन्टिनेंट है एर्गोलैंड नाम का वो डिसअपीयर हो चुका है आफ्टर ब्रेकिंग अवे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। कब? 155 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो ये जो कॉन्टिनेंट है ये पहले नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया का ड्यूरिंग द जुरासिक पीरियड। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमर्स सक्सेसफुली आइडेंटिफाइड डिस्टिंक्ट इंडिकेशंस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन इन विच सेलेस्टियल बॉडी। एस्ट्रोनॉमर्स ने किस सेलेस्टियल बॉडी में कुछ डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशंस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने वीनस के एटमॉस्फेयर को एग्जामिन करके सक्सेसफुली आइडेंटिफाई किया है
कुछ इंडिकेशंस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन विद इन द प्लैनेट्स डेलाइट रीजन, जो कि लोकेटेड था अबव इट्स नॉक्शियस क्लाउड कवर। ठीक है, तो ये जो डिस्कवरी हुई ऑक्सीजन की ऑन द डे साइड, इसकी वजह से वैल्यूएबल इंसाइट्स हमें मिली हैं इनटू द इंट्रिकेट डायनेमिक्स एंड सर्कुलेशन पैटर्न्स विद इन द वीनस के एटमॉस्फेयर। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वीनस। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अनाउंस किया है कि जो करंट एल नीनो वेदर पैटर्न है ये परसिस्ट रहेगा अंटिल एटलीस्ट अप्रैल 2024। ओके, तो ये जो एक्सटेंडेड ड्यूरेशन है इसकी वजह से राइजिंग टेम्परेचर्स हमें देखने को मिल सकते हैं एक ही साल में, और हो सकता है जो अगला साल हो वो हॉटेस्ट हो ऑन रिकॉर्ड। और एज पर दिस बॉडी 90% की प्रोबेबिलिटी है कि ये जो नेचुरली अकरिंग फिनोमेना है वो एंड्योर रहेगा थ्रू आउट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर। तो हो सकता है एल नीनो के बारे में आपसे ये पूछा जाए कि वार्मिंग ऑफ ओशन सरफेस इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन, इस टर्म को हम क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा एल नीनो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Building trust in science is the theme of which special day celebrated on 10th of November? Building trust in science किस डे की थीम है जिसको कि 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 9 से लेके 15 नवंबर तक। पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था 1986 में एज अ पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस, और इस वीक को प्रोक्लेम किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1988 में। ठीक है, तो इस साल भी 10 नवंबर को ये दिन सेलिब्रेट किया गया और थीम इसकी रखी गई है बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। ओके, यहाँ पे आंसर हो जाएगा वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इंडिया अंडरटुक बोंगो सागर 23 एंड कॉर्पैट एक्सरसाइजेज विद द नेवी ऑफ विच कंट्री? तो ये 4th एडिशन था बोंगो सागर का और 5th एडिशन था कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल मतलब कॉर्पैट का बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। हाल ही में ये कंडक्ट हुआ है नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में, और इस एक्सरसाइज में शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया दोनों ही नेवीज से अलोंग द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, और ये इंगेज थी मैरीटाइम एक्सरसाइज में ताकि इंटर ऑपरेबिलिटी को बूस्ट किया जा सके। ठीक है, तो बोंगो सागर 2-3 और कॉर्पैट दोनों ही एक्सरसाइजेज हैं इंडिया और बांग्लादेश की। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या आप बता सकते हैं जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, इनकी डॉटर का नाम क्या है और किस वजह से आजकल ये न्यूज़ में थी या किस इंपॉर्टेंट पोजीशन पे वो नियुक्त हुई हैं जिसकी वजह से वो चर्चे में थी? तो जितने लोग को भी आंसर याद है इसका वो कमेंट्स में प्लीज मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक सीईओ? दुनिया के सबसे पहले रोबोट सीईओ का नाम क्या है? याद रखिएगा, डिक्टेटर जो कि एक स्पिरिट ब्रांड है और ये बेस्ड इन कोलंबिया है, इन्होंने अपॉइंट किया मीका को एज अ रोबोट सीईओ रोबोट। ठीक है, तो ये मीका जो है ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है बिटवीन हैंसन रोबोटिक्स एंड डिक्टेटर, और इसको कस्टमाइज किया गया ताकि कंपनी वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाए। इसके अलावा जो हैंसन रोबोटिक्स है इन्होंने क्रिएट किया था सोफिया को, जो कि पॉपुलर ह्यूमनाइड रोबोट है, और विद एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम मीका जो है ये डेटा ड्रिवन डिसीजंस एक्यूरेटली खुद ही ले सकती है। ठीक है, तो दुनिया के सबसे पहले रोबोटिक सीईओ का नाम रखा गया है मीका। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि अपार किस फील्ड से रिलेटेड है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये एक तरह का स्पेसिफाइड या स्पेशलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जिसको कि इंडिया के सभी स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया बिगनिंग फ्रॉम एन अर्ली एज। तो इस प्रोग्राम में सभी स्टूडेंट जो है वो रिसीव करेंगे एक लाइफ लॉन्ग अपार आईडी, जिससे कि जो प्रोसेस है ट्रैकिंग एकेडमिक प्रोसेस का उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा फ्रॉम प्री प्राइमरी एजुकेशन टू हायर एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स, स्कूल्स एंड द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। और ये इनिशिएटिव है हमारे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम का, जिसको कि डिराइव किया गया था फ्रॉम द 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अपार जो आजकल चर्चे में है ये एक रजिस्ट्री है किस फील्ड से एसोसिएटेड, आंसर है एकेडमिक्स। ओके, नेक्स्ट है, Which Indian company partnered with the US-based Archer Aviation for all electric air taxi service? यहाँ पे आंसर है इंटरग्लोब इंटरप्राइजेस। ये एक मेजर स्टेक होल्डर है इन इंडिगो। हाल ही में इन्होंने अनवील किया अपना कोलैबोरेशन विद आर्चर एविएशन इंक, जो कि एक मेजर यूएस बेस्ड कंपनी है। ये स्पेशलाइज्ड है इन इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट, जिसको हम EVTOL के नाम से जानते हैं। और ये जो इनकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, इसका एम है जो सभी तरीके के इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस होते हैं उनको ऑपरेट करना
अक्रॉस इंडिया बाय 2026. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस. नेक्स्ट है, What is the amount the union government plans to borrow through green bonds in the current financial year? जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें यूनियन गवर्नमेंट कितना अमाउंट जो है वो बोरो करेगी थ्रू ग्रीन बॉन्ड्स. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया एक नोटिफिकेशन जिसमें इन्होंने एनआरआईज को अलाउ किया है टू इन्वेस्ट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इन द गवर्नमेंट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशूड फॉर 2023 to 24. तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है टू बोरो 20,000 crore रुपीज थ्रू ग्रीन बॉन्ड्स इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर. और एग्जाम्पल्स ग्रीन प्रोजेक्ट के होते हैं लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन एंड ग्रीन बिल्डिंग्स. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है 20,000 करोड़ रुपए. अच्छा, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक और वजह से चर्चे में था, पे ग्लोकल. इसके बारे में आपने सुना होगा. ये एक तरह का क्रॉस बॉर्डर फोकस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है. इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर अ पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस. ठीक है, तो आफ्टर नेक्स्ट राउंड ऑफ चेक्स एंड क्लियरेंसेस फ्रॉम द आरबीआई, ये जो कंपनी है ये मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करेगी अपने प्लेटफॉर्म पे फॉर ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए नॉन बैंक लेंडर्स को बोला है कि वो अप्लाई करें फॉर अ पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस जिसके कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड सेटलमेंट ऑफर किया जा सके. और जो मैक्सिमम वैल्यू रखी गई है गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि ट्रेड कर सकते हैं आप इस प्लेटफॉर्म पे, वो 25 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक मैक्सिमम वैल्यू क्या है गुड्स एंड सर्विसेज की जिनको कि ट्रेड कर सकते हैं आप थ्रू पेमेंट एग्रीगेटर, तो यहाँ पे आंसर है 25 लाख रुपए. नेक्स्ट है, Which state legislative assembly approved a legislation that increases the reservation for SC, ST, EBE and OBC from 50% to 65%? कौन सा स्टेट है जिसने जो रिजर्वेशन है SC, ST के लिए, OBC के लिए, उसको इंक्रीज कर दिया है फ्रॉम 50% टू 65%? तो ये है बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली. इन्होंने इंक्रीज किया रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्ड, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज एंड OBC सभी एजुकेशनल एंटिटीज एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में फ्रॉम 50% टू नाउ 65%. और अगर हम इंक्लूड करें 10% का जो रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, इसको भी, तो अब वहाँ पे रिजर्वेशन टोटल हो चुका है 75% का. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिहार स्टेट. इसके अलावा हम नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो नेशनल एजुकेशन डे हर साल 11 नवंबर को सेलिब्रेट होता है इंडिया के अंदर. किसकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के. और बाद में जाके 1992 में इनको भारत रत्न का अवार्ड भी दिया गया था. अबुल कलाम आज़ाद जो हैं, इनका जन्म हुआ था 18 नवंबर को 1888 में. ये एक फ्रीडम फाइटर थे, साथ ही एक एजुकेशनिस्ट थे, स्कॉलर थे और सीनियर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल एजुकेशन डे हम हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आंसर हो जाएगा 11 नवंबर को. तो यहाँ पे हम अपना सेशन खत्म करते हैं. आज हमने बहुत सारे नए क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कर लीजिएगा या इनका नोट्स बना के रख लीजिएगा ताकि आप इनको भूलने नहीं पाएँ. और कल का जो सेशन रहेगा उसमें भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा जो ये 3 दिन छूटा है अच्छे तरीके से कवर अप हो जाए. चलिए अब आपकी क्विज पे चलेंगे जहाँ पर स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे. ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पे अब आपको वीडियो को पॉज करना है और हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.